झारखंड का नाम सुनते ही क्या ख्याल आता है? जंगल, खनिज, शायद यही सब। लेकिन क्या हो अगर इसकी पहचान इससे कहीं ज्यादा गहरी हो? आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलट रहे हैं जो अक्सर पढ़े नहीं जाते। चलिए झारखंड की एक खोई हुई दुनिया की खोज करते हैं, जो गुफाओं की कला से शुरू होकर दुनिया के व्यापार मार्गों तक जाती है। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि इतिहास के कुछ सबसे बड़े राज, कुछ ऐसी कहानियां जो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदल दें, वो हमारी नजरों के ठीक सामने छिपी हों? झारखंड शायद एक ऐसी ही पहेली है। चलिए मिलकर इसके रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी कहाँ से शुरू होती है? इसके लिए हमें हजारों लाखों साल पीछे जाना होगा, उस वक्त में जब इस धरती पर इंसान ने पहली बार अपने कदम रखे। तो चलिए सफर शुरू करते हैं झारखंड की प्राचीन जड़ों से। इन तस्वीरों को देखिए, ये सिर्फ दीवारों पर बनी लकीरें नहीं हैं। हजारीबाग की इसको गुफाओं में हमें आसमान के नक्शे मिलते हैं, तारे, नक्षत्र, जो उस जमाने के लोगों के खगोलीय ज्ञान के बारे में बताते हैं। और भवनाथपुर की गुफाओं में उनकी जिंदगी की झलक दिखती है, जहां पत्थर पर शिकार के जीवंत दृश्य उकेरे गए हैं। और इस प्राचीन दुनिया के बीचों बीच रहती थी असुर जनजाति। माना जाता है कि वो इस इलाके के सबसे पुराने बाशिंदे थे। लेकिन वो सिर्फ यहाँ रहते नहीं थे, वो इस जमीन के पहले इनोवेटर्स थे, टेक्नोलॉजी के असली पायनियर। अब बात करते हैं इनोवेशन की, एक ऐसी कहानी की जो शायद हैरान कर दे। चलिए जानते हैं कि कैसे ये इलाका अनजाने में ही सही शुरुआती टेक्नोलॉजी का एक बड़ा सेंटर बन गया। लौह युग यानी आयरन एज में जब दुनिया धातु का इस्तेमाल सीख रही थी, तब असुर और बिरजिया जनजातियों ने लोहा गलाने की कला में महारत हासिल कर ली थी। ये कोई मामूली हुनर नहीं था, ये उस जमाने की सबसे कटिंग एज टेक्नोलॉजी थी। और उनकी ये तकनीक इतनी जबरदस्त थी कि यहाँ बनाया गया लोहा हजारों मील दूर मेसोपोटामिया तक एक्सपोर्ट होता था। मतलब ये साफ दिखाता है कि झारखंड प्राचीन ग्लोबल सप्लाई चेन का एक बहुत जरूरी हिस्सा था। दमिश्क स्टील का नाम तो सुना ही होगा, है ना? वो लेजेंडरी मेटल जिससे बनी तलवारें अपनी मजबूती और धार के लिए दुनिया भर में मशहूर थी। तो अब सुनिए हैरान करने वाला कनेक्शन। दुनिया की सबसे बेहतरीन दमिश्क स्टील को बनाने के लिए जो खास कच्चा लोहा इस्तेमाल होता था, वो यहीं झारखंड से जाता था। सोचिए, एक ग्लोबल लेजेंड के पीछे इस क्षेत्र का कितना बड़ा लेकिन गुमनाम हाथ था। तो झारखंड सिर्फ टेक्नोलॉजी का ही हब नहीं था, ये आध्यात्मिकता का भी एक बहुत बड़ा केंद्र था। चलिए अब इसकी इस पहचान को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे अलग अलग धर्मों ने यहाँ आकर इसे आस्था का चौराहा बना दिया। जैन धर्म को मानने वालों के लिए पारसनाथ पहाड़ी से ज्यादा पवित्र शायद ही कोई जगह हो। इसे यूं ही जैन धर्म का मक्का नहीं कहते, इसके पीछे एक बहुत बड़ी और गहरी वजह है। इस नंबर पर गौर कीजिए, 20। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकरों में से 20 ने इसी एक पवित्र पहाड़ी पर मोक्ष प्राप्त किया। ये आंकड़ा ही इस जगह की आध्यात्मिक शक्ति को बताने के लिए काफी है। और इस पहाड़ी का नाम पारसनाथ 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर ही पड़ा, जो यहाँ मोक्ष प्राप्त करने वाले आखिरी तीर्थंकर थे। झारखंड की धार्मिक समरसता की सबसे सुंदर मिसाल है कोल्हुआ पहाड़ी। ये एक ऐसी जगह है जिसे जैन धर्म के लोग अपने 10वें तीर्थंकर की तपोभूमि मानते हैं। तो वहीं हमें प्राचीन बौद्ध स्तूप और मूर्तियां भी मिलती हैं। एक ही जगह दो आस्थाओं का संगम। और बौद्ध धर्म का प्रभाव सिर्फ कोल्हुआ तक ही नहीं था। ईटखोरी में मिली तारा देवी की मूर्ति हो, सीतागढ़ा पहाड़ी पर मिला बौद्ध मठ हो, या बेलवादाग के अवशेष, पूरे राज्य में बौद्ध धर्म की गहरी छाप बिखरी हुई है। तो हमारे सामने एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी अपनी टेक्नोलॉजी है, अपनी गहरी आस्था है। लेकिन उस दौर के बड़े बड़े साम्राज्य जैसे मौर्य या गुप्त, वो इसे किस नज़र से देखते थे? क्या ये एक अलग थलग इलाका था या ये बड़े साम्राज्यों की कहानी का हिस्सा था? ये टेबल हमें एक दिलचस्प कहानी बताती है। मौर्य काल में इसे कुक्कुट देश कहा जाता था। गुप्तों के समय में ये मुरुंड देश कहलाया, और जब चीनी यात्री हुएनसांग यहाँ आए तो उन्होंने इसे कीचिंग काइला लिखा। अलग अलग नाम, मतलब बाहर की दुनिया के लिए इसकी पहचान बदलती रही। मौर्य साम्राज्य के लिए ये सिर्फ एक जंगली इलाका नहीं था। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में साफ साफ लिखा है कि यहाँ की इंद्रवाणक नदियों से हीरे मिलते थे। मतलब ये एक खजाने की धरती थी जिसकी आर्थिक अहमियत बहुत ज्यादा थी। सम्राट अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में यहाँ के कबीलों, जिन्हें आठवें कहा गया,
उनसे सीधे बात की। उन्होंने कहा कि आर्टविक भी धम्म का पालन करे। ये दिखाता है कि मौर्य साम्राज्य सिर्फ यहाँ के खजाने में नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों को अपने शासन में जोड़ने में भी दिलचस्पी रखता था। और गुप्त साम्राज्य की छाप तो झारखंड के पत्थरों पर आज भी मौजूद है। महोदी पहाड़ी और सतगावा जैसी जगहों पर उन मंदिरों के निशान मिलते हैं जिन्हें सीधे चट्टानों को काट कर बनाया गया था। ये उनकी वास्तुकला की एक शानदार विरासत है। और अब आते हैं कहानी के सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर, वो ठोस सबूत जो प्राचीन दुनिया के नक्शे पर झारखंड की जगह को हमेशा के लिए पक्का कर देते हैं। ये एक ऐसे ग्लोबल अतीत की गूंज है जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। जरा इन खोजों पर नजर डालिए। सिंहभूम में मिलते हैं रोमन साम्राज्य के सिक्के, चाईबासा में मिलते हैं मध्य एशिया के इंडो-सीथियन राजाओं के सिक्के, और रांची में मिलते हैं शक्तिशाली कुषाण साम्राज्य के सिक्के। 3 अलग-अलग सभ्यताएं जो हजारों किलोमीटर दूर थीं। तो इसका मतलब क्या है? मतलब साफ है। ये सिक्के इस बात का पक्का सबूत है कि झारखंड कोई कटा हुआ अलग-थलग इलाका नहीं था। ये प्राचीन इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स का एक अहम हिस्सा था, एक ऐसा हब जो भारत को रोम और सेंट्रल एशिया से जोड़ता था। और ये हमें एक आखिरी लेकिन बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। रोम का एक सिक्का झारखंड के इस आदिवासी दिल में आखिर कर क्या रहा था? धातु का ये छोटा सा टुकड़ा एक बहुत बड़ी भूली बिसरी कहानी की तरफ इशारा करता है और सोचने पर मजबूर करता है कि इस जमीन के नीचे अभी और कितने राज दफन हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।